Bismillahirrahmanirrahim. Friends, my name is इरफान कादिर मलिक. I am मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आज हमारा जो टॉपिक है वो एक होल ऑफ लाइफ के हवाले से है और आज का टॉपिक जिसका नाम प्रॉस्पेरिटी फॉर लाइफ है अपने नाम से ही अपनी अहमियत को उजागर कर रहे हैं. प्रॉस्पेरिटी एक खुशहाली को कहते हैं और लाइफ एक ज़िंदगी की. तो ज़िंदगी की डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं जिसमें एक छोटी फैमिली, उससे बड़ी फैमिली, इवन दो इफ़ यू बिकम द फोर फादर, तो आपके आने वाली नस्ल की भी हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में जहाँ भी आपको फाइनेंशियल इश्यूज होंगे हम इस प्लान के ज़रिए उन तमाम इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे. प्रॉस्पेरिटी फॉर लाइफ इज ए फ्लेक्सिबल हाई वैल्यू सेविंग एंड प्रोटेक्शन प्लान. तो इस प्लान में बताया जा रहा है कि ये एक फ्लेक्सिबल प्लान है, बोथ सेंस में फ्लेक्सिबल है. अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेस्ट ऑफ जितनी प्रोडक्ट हैं, जितने प्लान्स हैं, उसकी निस्बत इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है. और अगर हम सेविंग की बात करेंगे तो सेविंग के लिहाज से भी बाकी प्लान की निस्बत इसमें सेविंग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है. इट एंश्योर दैट योर ड्रीम बिकम ट्रू एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ थ्रू योर लाइफ. सो ये इस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपके जो ख्वाब हैं, यहाँ पे ड्रीम्स, मैंने खुली आंखों के ख्वाबों की बात की है कि आपके जो ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी में जो आप प्लान कर रहे हैं, ये आपकी उन सारी प्लानिंग को मुकम्मल कर सकते हैं ज़िंदगी के उस हिस्से से जब आप चलना सीख रहे होते हो और ज़िंदगी के उस हिस्से तक जब एक इंसान चलने के काबिल नहीं रहता, तो ये प्लान आपकी पूरी लाइफ के अंदर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है. इस प्लान के अंदर किन लोगों को, ये बेसिकली अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो ये एक होल ऑफ लाइफ प्लान है, यूनिट लिंक एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है. अब अगर होल ऑफ लाइफ को हम पूछेंगे कि होल ऑफ लाइफ की क्या मीनिंग है, इट लास्ट फॉर द होल ऑफ वंस लाइफ. एक इंसान जब तक इसको लेके चलना चाहता है ये लेके चल सकते हैं, दैट इज फॉर द होल ऑफ वंस लाइफ. सो चलाने के लिए शर्त रखी गई है, आपको प्रीमियम पे करने. कब तक पे करेंगे? जब तक प्लान लेके चलना चाहते हैं, दैट इज टिल एंड ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी के एंड तक. मार्केट कौन सी है आपके पास? किन लोगों को आप ये प्लान डिजाइन करके दे सकते हैं? पीपल डूइंग वेल इन देयर कैरियर हु नीड टू बिल्ड अप कैपिटल फॉर देयर फ्यूचर. वो लोग जो अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली तौर पे साउंड देखना चाहते हैं, ये प्लान उन सब लोगों के लिए बहुत आइडिया रहेगा. दोज हु आर प्लानिंग फॉर द हायर एजुकेशन और फॉर द वेडिंग ऑफ देयर किड्स, वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों की हायर एजुकेशन की. आपको मालूम है एजुकेशन के लिए भी बहुत बड़े फंड की ज़रूरत होती है और हमारी शादी की रसूमात भी ऐसी हैं कि जिसके लिए बड़े फंड की ज़रूरत होती है. तो ये प्लान हमारे लिए आइडियल होगा कि हम उस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं. इस प्लान की मदद से हम अपने लिए उस वक्त इतना फंड क्रिएट कर सकते हैं कि आने वाले कल में जब बच्चों की हायर एजुकेशन का वक्त आएगा या वेडिंग के वक्त हमारे पास फंड मुयस्सर होगा, हम इजीली उसको एड्रेस कर पाएंगे. Those who wish to have their own house which costs a lot and take time to build the need of capital, वो लोग जो ये ख्वाहिश रखते हैं, जो उनका ड्रीम है कि उनका अपना एक ख्वाबों का महल हो और इसके लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत होती है, तो हम इस प्लान के ज़रिए इस ख्वाब की ताबीर को भी मुमकिन बना सकते हैं. दोज प्लानिंग टू एक्यूमुलेट कैपिटल फॉर देयर ओन बिजनेस, वो लोग जो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए आने वाले कल के अंदर अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे साउंड देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा फंड हो जिससे वो एक कारोबार शुरू कर पाएँ, तो ये प्लान इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेचा जा सकता है. अगर कोई ये चाहता है कि उसका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, उसकी रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजरे, उसको बुढ़ापे में पेंशन मिले, तो एक सर्टन पीरियड के बाद हम इस प्लान को डाइवर्ट कर सकते हैं एक पेंशन प्लान के अंदर, ताकि आने वाली ज़िंदगी के अंदर वो अपनी खुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना कि वो किसी के डिपेंडेंट हो के अपनी ज़िंदगी को गुजारे. अगर कोई ये चाहता है किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी अचानक हादसे की सूरत में एक ऐसा फंड हो जो उस वक्त उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ना कि उसे अपने एसेट सेल करने पड़े, तो हम इस प्लान के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि किसी इमरजेंसी की सूरत में हम यहाँ पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं ताकि उस वक्त वो इस फंड को यूटिलाइज करके उन मुश्किल लम्हात से निकल के एक आसान ज़िंदगी की तरफ मूव करें. इस प्लान के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, किस एज के लोग इसको बाय कर सकते हैं? तो इस प्लान को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि फ्लेक्सिबल है, तो हमने मल्टी चॉइस के अंदर इस प्लान को डिज़ाइन किया हुआ है. इसमें दो चॉइसेस हमारे पास मौजूद हैं जिसको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के ज़रिए हम अलग अलग करेंगे. अगर ऑप्शन 1 की बात करें, मीन चॉइस 1 की बात करें, तो इसमें एलिजिबिलिटी एज ऑफ एंट्री 18 नेक्स्ट बर्थडे से लेके 65 नेक्स्ट बर्थडे के बिटवीन
कौन लोग जिनकी हम पहले बात कर चुके थे, जो बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो फैमिली सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो रिटायर्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड की बात कर रहे हैं। सो उन तमाम लोगों की बात हो रही है कि उनकी एज 18 नेक्स्ट बर्थडे से शुरू होके 65 नेक्स्ट बर्थडे के बिटवीन, दिस इज द बाइंग एज इन ऑप्शन 1। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो ये थोड़ा सा उसकी निस्बत रिस्की है। सो इसमें कुछ आगे चल के हम देखेंगे कि वो मोर्टेलिटी रिस्क क्यों बढ़ रहे हैं, उसके कोई रीजन है। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज किया गया। सो एज ऑफ एंट्री तो सेम है, दैट इज 18 नेक्स्ट बर्थडे, व्हाइल मैक्सिमम इट विल गन अप टू 55 नेक्स्ट बर्थडे। मीन टू से 55 एज तक हमारे पास दोनों चॉइसेस मौजूद हैं। वी वांट टू बाय इन ऑप्शन 1 एज वेल इन ऑप्शन 2, while 56 and onward हमारे पास सिंगल चॉइस रह जाएगी, दैट इज ओनली ऑप्शन 1। सो प्लान को शुरू करने के लिए जो मिनिमम प्रीमियम देना होगा, जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन करनी होगी, मिनिमम बेसिक एनुअल प्रीमियम इज 30,000 रुपीज। अब क्योंकि हमने बड़ी ड्रीम्स की बात की, हमने घर बनाने की, बिजनेस स्टार्ट करने की बात की, इमरजेंसी फंड की बात की, सो देयर इज नो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पीपल। सो मैक्सिमम उसके मुताबिक हम डिजाइन करेंगे। अब प्लान पूरी जिंदगी का है, जब पूरी जिंदगी का है तो जिंदगी को मेजर नहीं किया जा सकता। तो इस रिस्क को मेजर करने के लिए जिस चीज का सहारा लिया गया है, दैट इज प्रोटेक्शन मल्टीपल। ये फैक्टर्स वो हैं जो रिस्क को मेजर करते हैं। हम सम कवर के बदले में उससे प्रीमियम क्या चार्ज करें, एंड सेम एज वेल प्रीमियम के बदले में हम उसे सम एश्योर्ड क्या दें। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लेंगे, दैट इज प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय प्रोटेक्शन मल्टीपल इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटेक्शन मल्टीपल हम कितने लें। तो इसके अंदर चार्ट की मदद से हम आपको समझाते हैं कि ये प्रोटेक्शन मल्टीपल कैसे अप्लाई होंगे। ऑप्शन 1 के हमारे पास चार्ट अलग होगा और ऑप्शन 2 का हमारे पास अलग होगा। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल हम डिजाइन करेंगे। वो लोग जो हमारे पास 18 से 35 एज के दरमियान के लोग आएंगे, तो हमारे पास इन लोगों के लिए चॉइस होगी, दैट इज 5 to 90 प्रोटेक्शन मल्टीपल के बिटवीन। सो आगे चल के हम देखते हैं ये मिनिमम क्यों दें, हम एवरेज क्यों दें या मैक्सिमम क्यों दें। तो हमें अलाउ किया जा रहा है कि ऐसी एज के लोगों के लिए हमारे पास चॉइस 5 to 90 की है। वह 36 से 40 एज के दरमियान के लोग जब इसको बाय करने के लिए आएंगे, तो अब क्योंकि यहाँ पे उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, रिस्क का फैक्टर बढ़ चुका है, यहाँ पे प्रोटेक्शन मल्टीपल की मैक्सिमम की लिमिट को हमने डिक्रीज कर दी है, दैट इज 5 to 70। वाइल अगर हम 41 to 45 जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होते हैं, मोर्टेलिटी रिस्क रेज होते हैं, सो हम मैक्सिमम की लिमिट को डिक्रीज करते जा रहे हैं, दैट इज 5 to 50। वाइल 46 to 49 इसके लिए 5 to 35। अब ये जो ग्रुप है जिसको हम एवरी लाइफ कहते हैं, दैट इज 50 to 60। यहाँ पर इसको मेजर करने के लिए हम थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए 70 में से उसकी एज को माइनस करना होगा। मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि से इफ समबडी who want to join in age 50, तो हम करेंगे क्या, 70 minus 50 इट मीन हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मल्टीपल आया दैट इज 20। इट मीन हमारे पास जो लिमिट मौजूद है दैट इज 5 to 20। सेम एज वेल अगर कोई 60 एज वाला आता है तो हम 70 minus 60 की बात करेंगे। इट मीन हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मल्टीपल अवेलेबल है दैट इज 10, while मिनिमम दैट इज 5। सो ये जो फार्मूला 70 माइनस एज वाला है ये हम अप्लाई करेंगे सिर्फ 50 से 60 एज के ऊपर वाले जितने ग्रुप हैं। सो मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान हम कुछ भी ले सकते हैं। अब लास्ट ग्रुप हमारे पास ऑप्शन 1 की अगर बात करें तो वो 61 से 65 एज के है। यहाँ पे एक नॉर्मल सी इंश्योरेंस दी गई है। सो फिक्स प्रोटेक्शन मल्टीपल हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ओनली 5। सो ना इससे कुछ कम है ना इससे ज्यादा। सो जो भी सम कवर्ड निकलेगा सो माइनस की कवरेज है, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा नहीं दी जा सकती क्योंकि ये हाई रिस्क की ब्रैकेट के अंदर ये लोग आ जाएंगे। ऑप्शन 2 की अगर प्रोटेक्शन मल्टीपल की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ऑप्शन 2 इज रिस्की देन ऑप्शन 1। तो इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन मल्टीपल को भी कंट्रोल किया गया। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे 18 से 35, तो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है इन लोगों के लिए प्रोटेक्शन मल्टीपल का, दैट इज 5 to 50। अगर 36 से 40 एज की हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है मिनिमम 5 प्रोटेक्शन मल्टीपल 2, मैक्सिमम 40 प्रोटेक्शन मल्टीपल।
थर्ड ग्रुप, दो ग्रुप को मर्ज किया गया ऑप्शन 1 की निस्बत 41 to 49, दैट इज 5 to 30, बट लास्ट ग्रुप दैट इज 50 to 55, 5 to 70 माइनस 8। अब अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन मल्टीपल क्यों दें, तो हम जब इनकम की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस इनकम प्रोटेक्शन की ही बात कर रहा होता है। अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारी जिंदगी तो जिंदगी की कोई कंपनसेशन नहीं होती। यस, इंश्योरेंस जो कंपनसेशन होती है वो इनकम की कंपनसेशन होती है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस एक इनकम प्रोटेक्शन का नाम है। बेसिक सम अश्योर्ड गिवन टू एनी पर्सन इज गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बेसिक सम अश्योर्ड डेथ कवरेज को कहते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड हम देंगे किसको, मीन टू से इंश्योरेंस किसको दी जाए। तो यहाँ पे मैसेज अब देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस उन्हीं लोगों को दी जाए जिनके मरने की वजह से कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस हो। तो इट मीन ये सम कवर्ड, जब कंपनसेशन ऑफ इनकम की बात हो रही है, इट मीन कि वो जो मरने वाला है उसकी इनकम रुके तो दूसरे एंड पे इंश्योरेंस उस इनकम का कंपनसेशन करे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट की मजीद हम डेप्थ में जाते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमें मजीद क्या मैसेज दे रहे हैं, कवरेज मीन बेसिक सम अश्योर्ड टू बी गिवन कैन नॉट एक्सीड मैक्सिमम एक्सटेंड ऑफ लॉस, कि कितना कवरेज दिया जाए। तो मैसेज ये मिल रहा है कि कवरेज उतना ही दिया जाए कि अगर वो मरे तो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली के पास उतने ही पैसे जाने चाहिए जितने के वो खुद कमा के लाता था। एक्स्ट्रा क्यों कवरेज नहीं दिया जाए, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ इनकम की जब बात की जाती है, अगर हम एक्स्ट्रा कवरेज देंगे तो हम उसकी लाइफ को रिस्क की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस हमें ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है कि जब भी कवरेज दिया जाए जितनी वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर डेथ हो तो डेथ के बाद हम इतनी अमाउंट उनको प्रोवाइड करें जिसका रिजल्ट उतनी ही इनकम हो, उससे ज्यादा कवरेज नहीं दी जाएगी। इसको हम मजीद समझते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए। ये दो लोगों की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दोनों सेम एज के लिए, ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना आए कि एक एज बड़ी है और एज की कम। बोथ कैन पे 30,000 रुपीज पर एनम while income of Mr. X is 12,000 rupees while Mr. Y is 18,000 rupees। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे प्लान सेल करेंगे। अगर हम बात करें, दो वे हैं इनकम के, वन इज मैन एट वर्क, मीन टू से आप काम करें और आपकी इनकम जो है आप मेहनत करें और उसके बदले में जो इनकम मिले तो इसको हम मैन एट वर्क कहते हैं। वह सेकंड चॉइस है कि अगर मैन एट वर्क अवेलेबल नहीं है तो सेकंड चॉइस क्या है, दैट इज मनी एट वर्क, मीन टू से अगर पैसे को काम पे लगा दें, पैसा पैसे को जनरेट करें तो उसको हम मनी एट वर्क कहते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने मनी एट वर्क की दी कि अगर चाहते हैं कि 1,000 रुपए मिले तो आज के बिजनेस का मेथड हमें ये बता रहा है, अगर कहीं पे हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो इट मीन 1 लाख रुपए का रिजल्ट 1,000 रुपए महाना आ सकता है। तो सेम एज वेल अगर हम एग्जांपल उस 12,000 इनकम वाले की लें कि अगर 1 लाख रुपीज 1,000 जनरेट कर सकते हैं तो 12,000 रुपीज के लिए हमें 12 लाख रुपीज किसी काम पे लगाने पड़ेंगे जिसके बदले में उसकी फैमिली को 12,000 मिलेंगे। इट मीन इस बंदे का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जितनी हम कवरेज दे सकते हैं, वो हमें इंश्योरेंस का रूल बता रहा है कि आप मैक्सिमम 12 लाख तक इसको कवरेज दे सकते हैं। हम दूसरी एग्जांपल की तरफ जाएं, 18,000 रुपीज इनकम वाला, सेम इसी हम मेथड को अप्लाई करें। अगर 1,01,000 जनरेट कर सकते हैं तो 18,000 जनरेट करने के लिए हमें 18 लाख रुपीज का क्वेश्चन देना पड़ेगा। इट मीन इस बंदे को जो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी हमें 18 लाख। तो इन सिंपल आंसर मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने रेगुलर इनकम होती है महाना, जितने 1,000 रुपए वो रेगुलर जनरेट करता है, उतने लाख तक आप उसको सिक्योरिटी दे सकते हो। भले वो आप सिंगल प्लान के जरिए करें या मल्टीपल प्लान के जरिए। अगर एक प्लान में भी ये सिक्योरिटी पूरी हो सकती है तो आइडियल यही है कि हमें ज्यादा फाइलें ना संभालनी पड़े। अदरवाइज मल्टी चॉइस में भी ये आपको एक लाइन ड्रा कर दी गई कि ये आपके पास लिमिट है, इस लिमिट से ज्यादा आप उसको कवरेज नहीं दे सकते। लेकिन ये तो बात हुई कि दे सकते हैं, अब वो खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, ये आगे चल के जब हम एवेल्युएशन के ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, तो उसके मुताबिक हम डिजाइन करेंगे कि कितनी अफोर्डेबिलिटी है, उसकी नीड क्या है। लेकिन हमें लिमिट जरूर पता चल गई कि हम मैक्सिमम लिमिट क्या ड्रा करेंगे। हम प्रोटेक्शन मल्टीपल को कैसे अप्लाई करेंगे, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। मिस्टर एक्स एज 32 while income is 12,000 rupees, premium is 30,000 rupees।
अब अगर हम देखते हैं तो 32 हमारे फर्स्ट ग्रुप, ऑप्शन 1 के फर्स्ट ग्रुप में फॉल करते हैं, जो 18 से 35 के दरमियान है। सो इस ग्रुप के लिए हमारे पास जो प्रोडक्शन मल्टीपल अवेलेबल है दैट इज 5 to 90। सो अगर हम इसकी बात करें तो हमें दो चीजें हमें ये इसमें जाहिर हो रही हैं। अगर मैं इसको इस एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ यूं होगा कि जैसे कि फार्मूला हमने देखा, फार्मूला हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज बेसिक प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन मल्टीपल इज इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। तो जब हमने देखा कि हम जब मंथली इनकम की बात कर रहे हैं जैसे कि 12,000 रुपीज, और हमने मेथड ये सीखा कि जितने हजार इतने लाख, तो अगर 12,000 है तो इसका मतलब है हमारे पास लिमिट मौजूद है कि हम इसका सम कवर्ड 12 लाख तक दे सकते हैं। वाइल उसकी पेइंग कैपेसिटी की बात करें तो वो कहते हैं कि मैं 30,000 रुपीज पे करूंगा, तो इट मीन जो बेसिक प्रीमियम होगा वो 30,000 होगा। अब रेंज हमारे पास मौजूद है दैट इज 5 to 90। तो हमें करना क्या है कि हम इस टारगेट के ऊपर अगर इस प्रीमियम को डिवाइड करें तो हमारे पास प्रोटेक्शन मल्टीपल 40 आ जाते हैं, और अगर हम इसे रीचेक करना चाहें तो 40 को 30,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 लाख रुपीस खुद बहुत आ जाते थे इसके प्रोटेक्शन मल्टीपल की। तो इसको जब हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो वाइल 32 एज की जब बात कर रहे हैं जिसकी इनकम 12,000 रुपीज वाइल इज रेडी टू पे द प्रीमियम 30,000 रुपीज, तो हमने प्रोडक्शन मल्टीपल को देखा कि 5 से 90 के बिटवीन जब उसकी एज फॉल करती है, तो अगर हम प्रोडक्शन मल्टीपल मिनिमम इसके ऊपर अप्लाई वो इसको करें तो उसकी इनकम के मुताबिक जो 12 लाख का हमने इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिया तो प्रोडक्शन मल्टीपल 40 देंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, 32 एज, इनकम इज 18,000 रुपीज वाइल द प्रीमियम इज 30,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम देखें तो सेम एज ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि प्रीमियम तो वो 30,000 ही पे कर रहा है, और 18,000 मीन 18 लाख, तो 18 लाख के साथ जब हम 30,000 को डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्शन मल्टीपल इज 60। सो अकॉर्डिंग टू टारगेट, एंड टारगेट के बदले में अगर हम बात करें प्रीमियम की तो प्रोडक्शन मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्क को मेजर करने के लिए लिए जाते हैं कि उस सम कवर के बदले में कास्टिंग क्या है या उस प्रीमियम के बदले में हम उसको कितना रिस्क कवर दे सकते हैं। सेम अगर हम 34 एज की बात करें, प्रीमियम 30,000 रुपीज, वाइल इसके मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन मल्टीपल की बात करें तो हम इसी एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि हमारे पास लिमिट मौजूद है। अगर मिनिमम प्रोडक्शन मल्टीपल हम 5 दें तो हम उसको 1,50,000 भी दे सकते हैं, वाइल मैक्सिमम अगर अप्लाई करें दैट इज 90 तो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है कि हम उसको 27 लाख भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये जन्म लेता है कि फिर हम क्यों प्रोडक्शन मल्टीपल कम दें और क्यों ज़्यादा दें। तो यहाँ पे उसका आंसर ये है कि प्रोडक्शन मल्टीपल हमेशा हाई तब दिए जाते हैं जब कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, कि वो अकेला है ब्रेड विनर और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और हाई सिक्योरिटी रिस्क पे है, तो हम हमेशा प्रोडक्शन मल्टीपल को हाई रखेंगे। और अगर उसके पास उसके एसेट्स हैं, रिजर्व्स हैं, मरने के बाद रेगुलर जो एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम मिनिमम प्रोडक्शन मल्टीपल की तरफ जाएंगे। और अगर उसके पास कुछ रिजर्व्स हैं और कुछ चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि हमने मैक्सिमम में अप्लाई करना है, तो हमने देखना है वो उसकी सेल्फ इंश्योरेंस मौजूद है उसके पास, हम उस टोटल लिमिट में से उसकी जो पर्सनल सेविंग है वो माइनस कर लेंगे और रेस्ट ऑफ हम देखेंगे कितनी सिक्योरिटी, तो उसको हम एवरेज प्रोडक्शन मल्टीपल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स से आप इसकी प्रैक्टिस करके आगे चल के दे सकते हैं। जैसे 36 एज के ऊपर है तो इसको आप देखेंगे उसी एज ब्रैकेट में कि 36 किस ग्रुप में फॉल करता है, तो आप उसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो इसका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है, इन्वेस्टमेंट के बदले में ही यूनिट मिलते हैं। जैसे कि हमें मालूम है प्रीमियम के 3 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस। सो जब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की तो यूनिट इसी के बदले में मिलेंगे। अगर हम मैनेज ग्रोथ फंड के अंदर यूनिट एलोकेशन की बात करें तो इसकी एलोकेशन कुछ यूं होगी, फर्स्ट ईयर दैट इज 35, सेकंड ईयर दैट इज 75, थर्ड ईयर दैट इज 90, फोर्थ टू फिफ्थ ईयर दैट इज 100, 6 to 10 103, वाइल 11th ईयर ऑनवर्ड 105। अगर हम देखें रेस्ट ऑफ पोर्शन तो अगर 35% की एलोकेशन हो रही है तो 65 अदर चार्जेस हैं जो डिफरेंट सिक्योरिटीज के बदले में जो है इसको एडजस्ट करेंगे। वाइल सेकंड ईयर दैट इज
75, सो जो चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, डेट इज 25, थर्ड ईयर डेट इज 90, उस प्रीमियम के 90% की यूनिट एलोकेट होंगे, 10% सर्विसेज चार्जेस के अगेंस्ट चले जाएंगे, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड डेट इज 100%। लेकिन हम देख रहे हैं कि 6 ईयर्स में एक्स्ट्रा एलोकेशन हो रही है। इट मीन उसकी क्योंकि मोर्टेलिटी पूल में भी एक अच्छा खासा पैसा आ चुका, सो कंपनी उसकी लायबिलिटी को देखते हुए एक एक्स्ट्रा उस साल 6 साल से शुरू कर देगी, उसकी ओरिजिनल एलोकेशन के साथ 3% मजीद ऐड करके 103%, और ये एक्स्ट्रा एलोकेशन 6 साल से शुरू होकर 10वें साल तक रहेगी। वह जैसे ही 11th ईयर शुरू होगा तो ये 3% को हम कन्वर्ट कर देंगे 5% में, 11th ईयर ऑनवर्ड टिल एंड ऑफ द प्लान 105%। सो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट प्लान को बाय किया जाए तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा एलोकेशन उन पहले 2-3 साल जो कंपनी एक्सपेंसेस की मद में डिडक्ट करती है, वाइल एक्स्ट्रा एलोकेशन के जरिए वो तमाम की तमाम जो है वो कंपनसेट कर दी जाती हैं। अब इसमें एक और अकाउंट का क्वेश्चन भी रखा गया है कि अगर कोई ये चाहता है कि वो एक्स्ट्रा सेविंग भी कर, क्योंकि यहाँ पे तो एक लिमिट है कि आप उस सम कवर्ड के बदले में जो प्रीमियम या प्रीमियम के बदले में सम कवर्ड, फैप एक ऐसा अकाउंट है जो प्योर सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट का फायदा ये है कि आप किसी वक्त भी डिपॉजिट करा सकते हो, यू कैन डिपॉजिट एट एनी टाइम एज वेल यू कैन विड्रॉ एट एनी टाइम। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप प्रीमियम के साथ जमा कराएं, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। मैं आपको यहां तक भी कहना चाहूंगा कि जैसे आपके पास ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कहीं भी कोई पैसा बच जाता है तो आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो। प्लस ये है कि जब भी आप डिपॉजिट कराओगे यहाँ पे यूनिट एलोकेशन हमेशा 100% होगी। सो उस वक्त की जो यूनिट की प्राइस होगी उसके बदले में यूनिट एलोकेशन 100% होगी। ये अकाउंट 30,000 से शुरू होगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। बट वेन एवर यू वांट टू डिपॉजिट 30,000 से कम डिपॉजिट नहीं होगा। मिनिमम अमाउंट जो फैप अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट कराएंगे वो 30,000 रुपीज होगा। वेल मैक्सिमम मल्टी टर्म भी डिपॉजिट कराएं तो 30,000 एंड अबव आप जितनी भी अमाउंट है वो आप डिपॉजिट करा सकते हो। सो अर्ली विड्रॉल, अब हम शुरू में कह रहे हैं प्लान पूरी जिंदगी का, तो ये तो नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि मरेंगे तो पैसा मिलेगा। हमने लाइफ की खुशहाली की बात की। इट मीन जिंदगी में जहां भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे उसको एड्रेस करना होगा, तो जहां भी आपको पैसा चाहिए यू कैन विड्रॉ टोटल एंड पार्शियल एज वेल। टोटल विड्रॉल का मतलब होता है टोटल अमाउंट विड्रॉल कर लें। सो टोटल विड्रॉल का नुकसान ये होता है कि आप पैसे तो सारे ले लेते हो लेकिन प्लान क्लोज हो जाता है। पार्शियल के लिए कहा गया है कि अगर आपको जरूरत है तो आप उसमें से कुछ पैसे ले लें जितनी जरूरत है। अब मिनिमम अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 20,000 रुपीज इतने नंबर ऑफ यूनिट छोड़ें जिनकी वर्थ 20,000 है। रेस्ट ऑफ फिर प्रीमियम ऐड होना शुरू हो जाएगा आगे। सेम लाइक योर बैंक अकाउंट कि आप जब जरूरत पड़ती है पैसे ले लेते हो, फिर जब आपके पास जो जैसे जैसे आप हर साल का प्रीमियम जमा कराएंगे नए यूनिट मिलेंगे, आपका फंड दोबारा कैमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो आगे चल के वो एजुकेशन है, वेडिंग है, घर बनाने की जरूरत है तो ये रीजनरेट होना शुरू हो गया और एट द एंड आपके उन मौके पे जहाँ पे आपको फंड की जरूरत पड़ेगी ये प्लान सपोर्ट करेगा। सो इस प्लान की जो 2 चॉइसेस की हमने बात की थी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में, अगर हम ऑप्शन 1 चॉइस के डेथ क्लेम की बात करेंगे तो इस क्लेम के अंदर सम अश्योर्ड और कैश वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर। अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट ये देना चाहूँगा क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक तो जब इंश्योरेंस की हम बात करते हैं इट मीन हमारे पास वो फंड नहीं होता तो हम इंश्योरेंस कंपनी से वो सिक्योरिटी बाय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपना प्रीमियम जमा करा रहे हो तो आपका एक पर्सनल पोर्टफोलियो भी बन रहा है जिसको हम कैश वैल्यू कहते हैं। तो आपका कैश वैल्यू का पोर्टफोलियो जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपके ऊपर जो वो मोर्टेलिटी रिस्क होता है जो सम कवर्ड के अगेंस्ट काटा जा रहा होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है। तो ऑप्शन 1 में आपको चॉइस दी गई है कि अगर यहाँ पे चॉइस ऑप्शन 1 में आपने प्लान को डिजाइन किया तो अगर क्लेम आ जाता है तो सम अश्योर्ड और कैश वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर। डेफिनेटली शुरू में सम अश्योर्ड ज्यादा होगा लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद जब कैश वैल्यू बढ़ जाती है तो अब उस सम अश्योर्ड की जरूरत नहीं रहती। सो अब कैश वैल्यू मिलेगी। बाकी फैप उसका पर्सनल अकाउंट है, ये उन दोनों वैल्यू में से कोई एक और उसके साथ फैप की अमाउंट मिला के देती जाएगी। वाल अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 के अंदर ये रिस्की है। रिस्की इस सेंस में है कि यहाँ पे हमने परमानेंट सिक्योरिटी ली है। हम ये चाह रहे हैं कि उसकी सिक्योरिटी का लेवल कम ना हो। तो जब लेवल कम ना हो सेम लाइक सिक्योरिटी प्लान डे 1 से लेके लास्ट डे तक मोर्टेलिटी चार्जेस के सेम रहेंगे।
अब अगर मोर्टेलिटी चार्जेस डिक्रीज नहीं हो रहे तो इट मीन कि उसके इन्वेस्टमेंट का जो भी पोर्शन होगा वो उसी तरह एलोकेशन उसकी होती रहेगी। तो अगर हम कंपैरिजन ऑप्शन 1 और 2 का इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिटर्न डेफिनेटली ऑप्शन 1 के हमेशा हाई होंगे बनस्बत ऑप्शन 2 के। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन 2 इज द आइडियल, क्योंकि इसमें ड्यूल सिक्योरिटी है, डेथ की सूरत में सम एश्योर्ड इज देयर, वाइल उसके साथ साथ उसकी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो भी उसके साथ मिला के उसकी फैमिली को पे की जाएगी, और फैब उसका पर्सनल अकाउंट है, जितने भी पैसे वहाँ पे होंगे उसके साथ ऐड करके उसकी फैमिली को हम दे देंगे। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस प्लान कि जो उसकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज ला सकता है।